गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा था जल अवशोषण, जिसके अंदर हमने देखा कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स में जो मूल रोम होती हैं, मूल रोम मृदा में उपस्थित केशिका जल का अवशोषण करता है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पर इस डायग्राम में ये पृथ्वी का लेवल दिखाया है और नीचे रूट्स और मूल रोम, ये इसमें प्लांट्स का तना है, स्टेम, और ये इसके अंदर लीफ। हमें केवल ये लिखना है कि जड़ों ने जो जल का अवशोषण किया है, अतः जड़ों में उपस्थित ये जल पादप के वायवीय भाग मतलब पत्ती तक कैसे पहुंचता है। जबकि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर नहीं जाती बल्कि ऊपर से नीचे आती है। किसके कारण? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बल्कि यहाँ क्या हो रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मूल रोम या जड़ों में उपस्थित जल पादप के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों तक पहुँचता है। इस घटना को अपन बोलते हैं रसारोहण। क्या बोलते हैं बच्चों? रसारोहण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। आपने बच्चों सुना है डिसेंडिंग होती है, असेंडिंग होती है। डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आना, असेंडिंग मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाना, अपवर्ड दिशा में जाना, ऊपर की ओर जाना। क्या होता है? एसेंट। तो एसेंट का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना, आरोहण करना। ठीक है। शेप, एसएपी, शेप का मतलब होता है रस। इसके अंदर हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं? इसमें वाटर प्लस खनिज लवण, जो कहाँ से आए? मृदा से, जो केशिका जल में उपस्थित है। अतः इस रस का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर आरोहण करना मतलब ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाएगा? रसारोहण। रसारोहण की जो क्रिया होती है, ये पृथ्वी पर उपस्थित एक छोटे से प्लांट से लेकर सर्वाधिक लंबे पादपों में भी होती है। सर्वाधिक लंबे पादप कौन से होते हैं? जैसे कि यूकलिप्टस, जैसे कि सेकोया, इन पादपों की लंबाई लगभग 390 या इससे भी ऊपर फीट अधिक होती है। 396 फीट, 400 फीट हाइट होती है। इतने लंबे पादप में भी रसारोहण की क्रिया हो जाती है। रसारोहण की क्रिया किन के माध्यम से होती है? तो रसारोहण की जो क्रिया है वो जाइलम तत्वों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? जाइलम तत्व। जाइलम तत्व में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जाइलम 11th में हमने पढ़ा था, जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। जाइलम मृदुतक, जाइलम द्रढुतक, जाइलम केशिकाएं, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर कौन आता है? जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं। ये वाहिनिका और वाहिकाएं, जिन्हें हम जाइलम तत्व कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं, परंतु इस रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए सबसे मुख्य सिद्धांत, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उसमें से है डिक्सन व जॉली का सिद्धांत। किसका? डिक्सन व जॉली का सिद्धांत, जो 1894 के अंदर उन्होंने दिया था। इस सिद्धांत में कई सारे कंसेप्ट आते हैं, जिसमें एक आता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। क्या आता है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण,
साथ में इसके अंदर आते हैं दो प्रकार के बल, एक सहसंजन बल, एक आता है इसके अंदर आसंजन बल, जिनके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ये किसने समझाया था? डिक्सन और जॉली ने। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं बच्चों। ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर ये स्टेम है, बीच में हमने एक जाइलम बनाया हुआ है। जाइलम जो कि एक निर्जीव है। जाइलम कैसा होता है? जाइलम निर्जीव होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस सिद्धांत में सजीव कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। केवल कौन भाग लेता है? निर्जीव कोशिकाएं। कौन सा? निर्जीव। इसलिए सिद्धांत जो डिक्सन और जॉली का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सजीवता का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं? एक फिजिकली यानी भौतिक शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक शक्ति सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अजैव बल सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं इसको? अजैव बल सिद्धांत। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई जीवित कोशिका भाग नहीं लेती है, बल्कि जो जाइलम की कोशिकाएं वो भाग लेती हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप वापस अपने टॉपिक पर आइए। ये पृथ्वी का लेवल दिखाया, नीचे ये रूट्स हैं जिसके अंदर मूल रोम है। मूल रोम जल का अवशोषण करती हैं। कैसे करती हैं वो अपन प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखें, सेंटर में हमने दिखाया ये पूरा की पूरा ग्रीन जो लाइन से दिखा रखा है, ये क्या है? एक जाइलम की ट्यूब बनाई हुई है जो सेंटर में होती है, आप हम जानते ही हैं। इस जाइलम को यहाँ से हमने लीफ तक पहुँचाया है। सपोज आप यह मानो कि जड़ों में पहले से जल उपस्थित है। ठीक है, ये जल छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में, ये देखो रेड कलर से हमने समथिंग ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जो हमने तने की जाइलम से और कहाँ तक पहुँचा दिया हमने इसको? पत्तियों के अंदर तक। अभी समझेंगे ये ऐसे क्यों हुआ। साथ में देखो, ये लीफ की सेल्स हैं बीच में, जिन्हें हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बोलते हैं। इनके अंदर सपोज क्या उपस्थित है? ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद। ठीक है, ये ड्रॉप है। यहाँ हम पत्तियों के किनारों पर क्या बना देते हैं? स्टोमेटा बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बनाते थे इसके अंदर? ये स्टोमेटा है। ये कैसे खुलते हैं, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये स्टोमेटा दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, जब दिन के समय सूर्य की प्रकाश की किरणें लीफ पर पड़ती है, किसकी? सूरज की प्रकाश की किरणें लीफ पर पड़ती है, तो क्या होगा? तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होता है? तीव्र तेजी से वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब पर्ण मध्योतक की जो सेल्स हैं, इनमें से ये जो सेल्स के बीच में गैप आ रहा है, इनके अंदर ये जल आ जाएगा, और ये जल के अणु प्रकाश की किरणों से ऊर्जा लेकर तुरंत वेपोराइजेशन होगा, मतलब वाष्पीकरण होगा, और यहाँ से किसके रूप में? वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। वाष्प के रूप में क्या हो जाता है स्टूडेंट? उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब ध्यान से देखें, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब लीफ के अंदर उपस्थित जो वाटर है ये बाहर निकलेगा, तो लीफ के अंदर जल की क्या होगी? कमी होगी। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, टॉपिक में पढ़ा था, जब लीफ सेल में विलायक की मात्रा कम हो जाती है विलेय की सांद्रता की तुलना में, तो बताओ क्या होगा? इन सेल्स के अंदर डीपीडी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। जब
लीफ सेल के अंदर जल की कमी हो जाती है तो क्या वृद्धि होगी, क्या बढ़ेगा, डीपीडी का मान। अतः लीफ सेल के अंदर इस जल की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि डीपीडी को क्या बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर, जल की मांग, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये अन्य कोशिकाओं से यानी पास वाली कोशिकाओं से जल को लेगी। इसने अपनी सेल्स ने तो जल की कमी को पूरा कर लिया, लेकिन इन कोशिकाओं में जल की क्या हुई, कमी। धीरे धीरे ये कमी कहाँ पर आ जाएगी, तने के जाइलम में, यहाँ पर आएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर जो पानी है ये तो अंदर गया, तो ये कहाँ से लेगा, तो मूल से उत्पन्न, मूल में, जड़ों में उपस्थित जो पानी है उसे ये ऊपर की ओर अवशोषित करेगा। इसका मतलब अवशोषित करने के लिए तने का जाइलम ऊपर से नीचे की ओर क्या लगाता है, ऊपर से नीचे की ओर क्या लगाएगा, एक तनाव, एक खिंचाव, क्या बोल सकते हैं इसको, तनाव, या क्या कह सकते हैं, खिंचाव। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, कर्षण, क्या बोल सकते हैं इसको, कर्षण कह सकते हैं। ये कर्षण किसके कारण हुआ, वाष्पोत्सर्जन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो ऋणात्मक नकारात्मक तनाव खिंचाव लगा है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण। हमने लिखा था वाष्पोत्सर्जन कर्षण हुआ। इस कर्षण के कारण नीचे से पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। कैसे चढ़ता है, ये कैसे चढ़ता है, तो इसको अपन समझने के लिए एक जर्नल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मोतियों की माला है, ये हमने मोतियों की माला बना दी, ठीक है। ऊपर की माला को अपन ऐसे खींच लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर, तो बताओ ये वाली ऊपर की ओर मूव करेगी या नहीं करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी ना। तो ठीक उसी प्रकार एक चेन के रूप में, एक लगातार निरंतर अनब्रेकेबल, निरंतर बनने वाले स्तंभ के रूप में जड़ों में उपस्थित जल जाइलम से होता हुआ ऊपर की ओर खिंचता हुआ चला जाता है। पुल्डअप फोर्स लगा इसके अंदर, खिंचाव तनाव बल उत्पन्न हुआ, खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। जब ये लगता है तो जल के अणु एक निरंतर स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। अब ये कॉलम कैसे बनता है, जो अनब्रेकेबल होगा, न टूटने वाला। तो इस कॉलम के अंदर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक सहसंजन और एक आसंजन। दो प्रकार के फोर्स कार्य करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं अपन सहसंजन। सहसंजन क्या होता है, सहसंजन ये केमिस्ट्री में भी आता है। सहसंजन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक ड्रॉप है ये, ठीक है, ब्लू कलर से दिखा दिया हमने इसको, ये जल के है और ये भी एक जल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, सहसंजन बल कहलाएगा। इसका मतलब दो या दो से अधिक जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जैसे, उनके मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, सहसंजन बल कहते हैं, जिसके कारण वो कभी टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल के अणु हमने दिखाए हैं, इनको यदि अपन जोड़ दें, किसके कारण ये जोड़ें, इनको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं। ये किसके कारण, कौन सा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, सहसंजन, जिसके कारण ये लगातार ऊपर की ओर एक चेन के रूप में, निरंतर स्तंभ के रूप में चढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट्स इसके अंदर आसंजन बल। आसंजन कैसे, कि एक हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाई और दूसरा हमने यहाँ पर दिखाया जाइलम की सेल्स। जाइलम सेल कहाँ से आ गई, अभी दिखाएंगे। तो इसका मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होगा, आसंजन होगा, सॉरी कौन सा होगा, आसंजन बल होता है, जिसके कारण यह आसानी से ऊपर की ओर चल जाता है। तो यहाँ देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल कैसे हुए, जल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में कौन सा लगा है, सहसंजन, जबकि ये जो जाइलम की वॉल लेयर है, दीवार है, इस दीवार को हम ऐसे बना सकते हैं, ये जाइलम की दीवार है और यहाँ पर हमने दिखा दिया वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, दोनों दिखा दिए। तो इनके बीच में, अर्थात ये वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है जाइलम की दीवार से बिल्कुल टच होते हुए ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, ऊपर की ओर मूव करते हैं,
चलते चले आते हैं एक चेन के रूप में, एक कॉलम के रूप में। अतः जाइलम की दीवार और वाटर मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हुए, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा होगा? आसंजन बल होता है। अतः इसमें आसंजन और सहसंजन दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, जिनके कारण जो जड़ों में उपस्थित जो जल है, पानी है, केसिका रस है, ये ऊपर की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप के वायवीय भाग अर्थात लीफ तक क्या हो जाता है? आरोहण कर लेता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? रसारोहण की क्रिया कहते हैं। इसका मतलब रसारोहण की क्रिया में केवल क्या काम आया? एक तो तीव्र गति से होने वाला वाष्पोषण। तो इसमें एनर्जी कहाँ से आ गई? एनर्जी मूवमेंट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ गई? जैसे कि पानी को पुल्ड अप किया जा सके, कहाँ से आ गई एनर्जी? सूर्य का प्रकाश, यहाँ से एनर्जी होगी। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब तेजी से वाष्पोत्सर्जन होगा तो नीचे से उपस्थित जो पानी है, जो जड़ों में उपस्थित जल है, वो ऊपर की ओर आरोहण कर लेता है। तो इसमें न तो किसी जीवित कोशिका का उपयोग होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भौतिक शक्ति सिद्धांत या अजैविक शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमने अभी ये देखा था कि जो रसारोहण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? रसारोहण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में कौन भाग लेता है? किसका मुख्य योगदान होता है? जाइलम का। किसका होता है? जाइलम का होता है, या फिर जाइलम तत्वों का होता है। जाइलम तत्व में आपको पता है कौन कौन आते हैं? जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं आती हैं। जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं? जाइलम तत्व। तो क्या वास्तव में रसारोहण की क्रिया जाइलम के द्वारा ही होती है? इस टॉपिक को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि रसारोहण की जो क्रिया है वो जाइलम तत्वों के द्वारा होती है। जाइलम तत्व मीन्स जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं। तो क्या रसारोहण की क्रिया जाइलम तत्वों के द्वारा होती है? तो इसे समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट है कनाडा बाल्सम प्रयोग। कौन सा? कनाडा बाल्सम प्रयोग। कनाडा बाल्सम एक प्लांट है जिसके द्वारा प्राप्त गम लाइक जो रेजन होता है, गोंद होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है जिसका यूज़ स्किन ट्रीट होमोरेट्स में करते हैं। साथ में माइक्रोस्कोपिक फॉर माउंटिंग करते हैं, ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास वगैरह को जो फिक्स करने के लिए करते हैं। इस कनाडा बाल्सम का जो प्लांट है, जैसे कि हमने लिया हुआ है, ये इसके रूट्स हैं, ये इसका स्टेम। जब ये भूमि में लगा हुआ होता है, यदि इसे अचानक ऊपर से काटकर, तने से यहाँ से इसको काट करके, और यदि हम इसको एक सैफ्रेनिन युक्त जलीय विलयन से भरे हुए बीकर के अंदर डाल दें, तो देखते हैं कुछ समय बाद सैफ्रेनिन ऊपर की ओर चढ़ता है और जाइलम को कुछ समय बाद देखते हैं कि जाइलम द्वारा ऊपर की ओर सैफ्रेनिन जा कर के, और इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो सिराएं हैं वो रेड कलर की दिखाई देती हैं। सैफ्रेनिन एक रेड कलर का अभिरंजक पदार्थ है जो केवल लिग्निन युक्त कठोर पदार्थ, लिग्निन युक्त भागों को ही अभिरंजित करता है, जैसे कि जाइलम दृढ़ूतक। अतः जैसे ही हमने सैफ्रेनिन युक्त जलीय विलयन के अंदर इस शाखा को काट करके रखा, तुरंत सैफ्रेनिन ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जिससे कि इसकी जो पत्तियों की मध्य की सिराएं होती हैं ये लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। यदि हम इस पत्तियों को और इसके पर्णवृंत को काटकर, इसके अनुप्रस्थ काट कर देखें, तो हमें
जाइलम भाग ही, जाइलम द्रवत्वक या जाइलम भाग ही के अंदर ही सेफ्रेनिन दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होगा कि रसारोहण की जो क्रिया है वो जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम तत्व के द्वारा ही होती है। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि जो रसारोहण की क्रिया है उस क्रिया को समझने के लिए जो सर्वमान्य मत था वो था डिक्सन जॉली का एक्सपेरिमेंट। किसका? डिक्सन जॉली का एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, हमने देखा रसारोहण की जो क्रिया है उस क्रिया को समझने के लिए अपने सर्वमान्य मत ये पढ़ा था डिक्सन जॉली का। डिक्सन जॉली का जो एक्सपेरिमेंट था, जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण सहसंयोजन बल सिद्धांत के माध्यम से हमने रसारोहण की क्रियाविधि को समझा था। लेकिन इसके अलावा एक थ्योरी और है जो रसारोहण की क्रिया को समझाता है, वह है मूल दाब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मूल दाब सिद्धांत। मूलदाब के द्वारा हमने जल अवशोषण की क्रियाविधि को भी पढ़ा था। मूलदाब के द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि को भी हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो पादप है, प्लांट्स है, अरे यार स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रसारोहण की जो क्रिया है उस क्रियाविधि को जो सर्वमान्य मत के द्वारा समझाया था वो था डिक्सन व जॉली का सिद्धांत। परंतु एक सिद्धांत और है जिसे मूलदाब सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा भी कुछ हद तक रसारोहण की क्रिया हो सकती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि मूलदाब क्या था। मूलदाब के द्वारा हमने जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाया था। फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये ग्राउंड लेवल और इसकी ये रूट्स एंड रूट्स हेयर, ठीक है। रूट्स हेयर, इसके अंदर ये माना कि जो मृदा जल है, इस मृदा जल विलय की सांद्रता अधिक होने के कारण मृदा जल का ओपी अधिक था। बट इस रूट हेयर, ये क्या है? रूट हेयर। इस रूट हेयर का ओपी क्या माना था हमने? मिनिमम। अब इस ओपी के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर जल का अवशोषण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओपी के आधार पर जो जल का अवशोषण हमने बताया था वो मिनिमम ओपी से मैक्सिमम ओपी की ओर होता है। क्या होता है? मिनिमम ओपी से मैक्सिमम ओपी की ओर होता है। अतः इस कंसेप्ट में, मूलदाब कंसेप्ट में क्या था कि इस पादप की जो जड़ है, जड़ की जो रूट्स है, मूल रोम है, मूल रोम की कोशिकाओं में उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। उन उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर, किसका? उपापचय क्रियाओं से, जड़ों में उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर जड़ें तने की ओर एक धनात्मक दाब लगाती हैं। किसकी ओर? जड़ें तने की ओर एक धनात्मक दाब लगाती हैं, जिसके कारण ओपी के विपरीत अवशोषित किए हुए जल को पादप के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। कहाँ तक? इन पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये था रूट प्रेशर, जो कि एक धनात्मक था। मूलदाब का जो कंसेप्ट है, मूलदाब का जो मापन है वो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। मूलदाब का जो मापन है वो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मैनोमीटर लगभग सभी पादपों में इस मूलदाब का मान लगभग कितना होता है? 2 एटमॉस्फेयर होता है। कितना? 2 एटमॉस्फेयर। ये जो मान है मूलदाब का, ये केवल 20 मीटर की ऊंचाई वाले पादपों के लिए ही लागू हो सकता है। अर्थात 20 मीटर की हाइट वाले जो पादप हैं उन पादपों में इस दाब के आधार पर जल का अवशोषण या रसारोहण की क्रिया हो सकती है। परंतु इस 20 मीटर से अधिक, इससे अधिक जो ऊंचाई वाले पादप होते हैं उन पादपों के लिए जो रसारोहण की क्रिया है या पानी का अवशोषण करने के लिए लगभग हमें 12 एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और ये 12 एटमॉस्फेयर शायद किसी पादप में नहीं होता, यानी किसी भी पादप में मूलदाब 12 एटमॉस्फेयर या इससे अधिक देखा नहीं गया है। अतः
मूलधाप के आधार पर जल अवशोषण की जो क्रिया है, रसारोहण की जो क्रिया है, उसको माना नहीं गया, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो मूलधाप है, ये मूलधाप सभी पादपों में नहीं होता है, सभी पादपों में नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, कौन से? जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं। क्या होती हैं? अल्प विकसित। यदि जड़ें अल्प विकसित होती हैं तो बताइए मूलधाप उत्पन्न कैसे होगा? अतः जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स के अंदर जो रसारोहण की जो क्रिया है वो मूलधाप के द्वारा संभव नहीं है। मूलधाप के द्वारा संभव केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही संभव है। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ही संभव है, क्योंकि इनके अंदर डेवलप्ड रूट्स प्रेजेंट होते हैं।